वेलकम बैक टू ट्रिपल एस इंस्टीट्यूट। और आज की इस वीडियो में हम एक बार फिर से अपने एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स सीरीज के लेक्चर को कंटिन्यू करने वाले हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वह है लैंप शिफ्ट। लैंप शिफ्ट के बारे में बात करें तो सबसे पहले हमें बोर मॉडल के पास जाना पड़ेगा, जहां पे हमें बताया गया कि बोर मॉडल के हिसाब से कभी भी जब ट्रांजिशन दो अलग अलग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लेवल के बीच हमें देखने को मिलता है, जैसे बामर सीरीज के लाइन के बारे में बात करें जो n=2 और 3 के बीच ट्रांजिशन से हमें देखने को मिलता है, तो वहां पे हमें सिंगल लाइन ऑब्जर्व होना चाहिए। लेकिन जब एक्सपेरिमेंटली इसे देखा गया तो वहां मल्टीपल पीक्स अपीयर हुए, बहुत सारे ट्रांजिशन लाइन हमें देखने को मिले। तो उसी को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले फाइन स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट आया, जिसने बताया कि कैसे n=2 और 3 के बीच एक से ज्यादा लाइन अपीयर होता है। तो वहां पे अगर हम बात करें तो हमें एक फॉर्मूला देखने को मिलता है टर्म स्प्लिटिंग का, जो टर्म शिफ्ट कितना लेवल के बीच होता है, जिसका वैल्यू होता है 5.84 Z4 by n³ into 1/j plus 1/2 minus 3/4n सेंटीमीटर इनवर्स। तो इसके बेसिस पे बताया गया कि जितने भी लेवल है, जैसे n=2 की बात करें तो यहां पे हमें दो लेवल देखने को मिलते हैं, l की वैल्यू 0 और l की वैल्यू 1 देखने को मिलती है, L0 L1। इसके करस्पॉन्डिंग j की बात करें तो 1/2 देखने को मिलती है, और यहां पे 1/2 और 3/2 देखने को मिलती है। तो लेवल की बात करें तो अब एक जो नया लेवल को डिफाइन किया गया, अब वो एक दो लेवल में वो स्प्लिट हो चुका था, 1 2। पहले लेवल की बात करें तो यहाँ पे जैसा कि J और N यदि हमें सेम देखने को मिल रहा है तो फंडामेंटल लाइन से जो शिफ्ट होगा वो हमें सिमिलर देखने को मिलेगा। तो जैसे यहाँ पे 1/2 की बात करें, यहाँ 1/2 की बात करें, यहाँ पे N की वैल्यू ऑलवेज 2 है, J की वैल्यू कॉमन है, तो यहाँ पे शिफ्ट हमें सेम देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो डिफाइन किया गया, जैसे हम इसको लेके चल सकते हैं, 1/2 है और यहाँ L=0 है, तो S 1/2 और सिमिलरली P 1/2 और यहाँ पे हमें P 3/2। ये हमें एक सेम लेवल पे देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे L की वैल्यू J की वैल्यू यहाँ पे सेम देखने को मिलनी है, 1/2 1/2, N की वैल्यू सभी के लिए 2 ही है, मीन्स यहाँ पे हमें एक सेम लेवल ये देखने को मिलेगा। सिमिलरली यहाँ पे हमें P 3/2 देखने को मिलेगा। सिमिलरली हमें n=3 के लिए भी लेवल देखने को मिला। और यहाँ पे हमें ध्यान यह देना होता है कि जैसे P 3/2 की बात करें तो यहाँ पे हमें J की वैल्यू ज़्यादा बड़ा देखने को मिल रहा है, तो J अगर ज़्यादा बिगर है तो ये ओवरऑल वैल्यू स्मॉल होगा, और यदि ये स्मॉल है तो बीच का जो गैप होगा वो उतना स्मॉल होगा, मीन्स ये ज़्यादा क्लोजर आएगा। तो इसी ऑर्डर में हमें एनर्जी ऑर्डर को भी देना होता है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे सिमिलरली n=3 के लिए L= एक और वैल्यू 2 भी पॉसिबल है, और इसके करस्पॉन्डिंग 3/2 5/2, मीन्स यहां पे हमें 3 लेवल देखने को मिलेगा। सबसे पहले D 5/2, D 3/2, P 3/2, S 1/2, P 1/2। तो यहां पे मैं अगर एनर्जी लेवल को ड्रॉ करूं बामर सीरीज के लिए, तो हमें सिलेक्शन रूल पता है, ΔL ±1, ΔJ 0 ±1, J 0 2 ये नॉट अलाउड होता है। तो यहाँ पे बात करें D 5/2, एक ट्रांजिशन लाइन यहाँ देखने को मिल सकती है। अब D 3/2 से यहाँ पे P 3/2 में एक ट्रांजिशन हमें देखने को मिल सकती है। P 3/2 से P 3/2 की बात करें तो सबसे पहले एक लाइन हमने ले लिया, दूसरा हमें कंसीडर नहीं करना है, लेकिन फिर भी बात करें तो यह हमें देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ΔL की वैल्यू हमें ±1 लेनी है, यहाँ ΔL 0 देखने को मिल रहा है। अब एक और लाइन की बात करें, D 3/2 से हमें P 1/2 के बीच लाइन देखने को मिलेगी, क्योंकि 3/2 और 1/2 के बीच जो हमें गैप देखने को मिलता है वो 1 देखने को मिलता है। सिमिलरली S ½ से P 3/2 के बीच देखने को मिलेगा, और P ½ से
एस हाफ देखने को मिलेगा। मींस जो बामर सीरीज में हमने बोर मॉडल से एक सिंगल लाइन के बारे में बात किया, अब वो फाइनली वह एक लाइन नहीं बल्कि हमें 5 लाइंस देखने को मिल रही है। तो फाइन स्ट्रक्चर से हमने थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट को और ज्यादा वेरीफाई किया। मींस अब मल्टीपल लाइंस अपीयर हो रही थी, लेकिन अभी भी कुछ प्रॉब्लम थी। जैसा हमने एक्सपेरिमेंटल एविडेंस में देखा कि बहुत सारी लाइंस थी, तो लाइंस को देखा गया तो वो 5 से ज्यादा लाइंस आ रही थी। अब बहुत सारे कोशिश किए गए कि इसे एक्सप्लेन किया जाए 5 से ज्यादा लाइन क्यों आ रही है। लैंप शिफ्ट भी वैसा ही एक एक्सपेरिमेंट था जो रदरफोर्ड ने किया था, जिन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि फाइनली इससे ज्यादा लाइंस हम कैसे अचीव कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि जैसा कि हम कह रहे हैं कि सेम जे और एन वैल्यू वाले लेवल डीजेनरेट होने वाले हैं, वह एक्चुअल में डीजेनरेट नहीं होते हैं। वो डीजेनरेट नहीं होके बल्कि एक अलग अलग लेवल होते हैं, जिसके कारण हमें ट्रांजिशन लेवल अलग अलग मिलते हैं और ज्यादा लाइंस हमें देखने को मिलती है। हालांकि अगर इसके एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर की बात करें तो वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है जो रदरफोर्ड ने किया था, क्योंकि जनरली हम डायरेक्टली इसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। इसको ऑब्जर्व करने के लिए हमें एक स्पेशल अरेंजमेंट करना होता है, जो लैंप शिफ्ट में रदरफोर्ड ने किया, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं कि एक्चुअल उनका एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या था, जिसके थ्रू उन्होंने लैंप शिफ्ट के बारे में फाइंड आउट किया। तो लैंप शिफ्ट के बारे में एक्सपेरिमेंट की बात करें तो सबसे पहले हम सिंपल एग्जांपल के साथ शुरू करेंगे कि कैसे एक्सपेरिमेंटल आइडिया को आगे बढ़ाया गया था। तो 2 हम लेवल लेंगे, n = 1, n = 2। तो n = 1 के लिए हमें एक ही लेवल s हाफ देखने को मिलता है, और n = 2 की बात करें तो यहाँ पे हमें 3 लेवल देखने को मिलते हैं। अब इनमें सीधे कोई ऑर्डर में नहीं लिख रहा हूँ, केवल लिख रहा हूँ s1/2, p1/2, p3/2। तो ये 3 लेवल हमें देखने को मिलते हैं n = 2 के लिए, क्योंकि यहाँ पे s और p दोनों होते हैं और यहाँ केवल s होते हैं, तो s1/2 देखने को मिलता है। अब यहाँ पे बात करें कि कैसे इसको पता किया गया कि जो लैंप शिफ्ट के हिसाब से अगर s1/2 और p1/2 ने बताया कि वो डीजेनरेट नहीं होते हैं, वो एक अलग अलग लेवल है और दोनों के बीच कुछ एनर्जी गैप होती है। अब इस एनर्जी गैप को कैसे ऑब्जर्व किया गया, कैसे एक्सपेरिमेंटली मेजर किया गया, उसके बारे में बात करें तो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि अगर यहाँ पे 2 लेवल के बीच ट्रांजिशन कराएं तो एक लाइन हमें ये देखने को मिलने वाली है p1/2 से s1/2, और एक लाइन हमें p3/2 से s1/2 देखने को मिलने वाली है। s1/2 से s1/2 के बीच हमें लाइंस देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि डेल्टा L = +-1 ही सिलेक्शन रूल के हिसाब से अलाउड होता है। तो जब एक्सपेरिमेंट किया, जितना भी बार किया गया, तो हमें 2 लाइन ही ऑब्जर्व हुई। तो अगर एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर की बात करें कि कैसे इस गैप को फाइंड कर सकते हैं, अब ये गैप हमें तभी फाइंड हो सकता था जब हमें s हाफ से s हाफ के बीच कोई ट्रांजिशन देखने को मिले, और अगर ट्रांजिशन देखने को मिलता तो हम बता सकते थे कि दोनों के बीच गैप क्यों कैसा है, क्योंकि हमें ये लाइंस के बारे में आइडिया था। अगर ये लाइंस पता चल जाता तो दोनों का डिफरेंस हमें इस दोनों एनर्जी लेवल के बीच का गैप दे देता। लेकिन एक्सपेरिमेंटल यह बहुत ज्यादा ही डिफिकल्ट था, क्योंकि सिलेक्शन रूल इस ट्रांजिशन को अलाउ ही नहीं कर रहा था। तो उसके लिए रदरफोर्ड ने एक स्पेशल अरेंजमेंट किया, जिसके थ्रू हमने इस लाइन के बारे में इंफॉर्मेशन को अचीव किया। तो उन्होंने सबसे पहले पूरा एक सेटअप लिया, जहां पे हम हाइड्रोजन को ओवन में काफी हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं, वहां पे इलेक्ट्रॉन का बम्बार्टमेंट भी करते हैं, जिससे वो एक्साइटेड स्टेट लेवल में जाए। लेकिन एक्साइटेड स्टेट लेवल में जाने के लिए नॉर्मली अगर हम भेज रहे हैं तो वो सिलेक्शन रूल को फॉलो करेगा, और सिलेक्शन रूल को फॉलो करने के लिए या तो वो 1/2 में जा सकता है या 3/2 में जा सकता है, क्योंकि ट्रांजिशन कभी s हाफ से s हाफ अलाउड नहीं होता है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, जिसको सॉल्व करने के लिए रदरफोर्ड ने एक अलग से कॉन्सेप्ट लाया। मींस सबसे पहले तो यहाँ पे हाइड्रोजन को फ्लो कराने के लिए कोलीमेटर लगाया गया, जिससे आप पूरे एक सीरीज में, एक लाइन में उसे फ्लो करा पाए। यहाँ पे उन्होंने एक स्पेशल सेटअप लगाया, जहां पे उन्होंने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज किया। अब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यूज करने के बहुत सारे फायदे थे। हमें डाइपोल सिलेक्शन रूल के हिसाब से पता है कि डेल्टा L = +-1 ही हो सकता है, लेकिन अगर हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को लगाएंगे तो जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं वो आपस में कोलिजन करेंगे, और कोलिजन के कारण उनका एनर्जी लेवल इंक्रीज होगा और वो एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे। लेकिन कोलिजन की बात करें तो कोलिजन के लिए कोई भी सिलेक्शन रूल नहीं होता है। कोलिजन में जितने भी लेवल होते हैं, सारे लेवल में इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी इक्वल होती है कि वह जाने वाली है। सो अगर कोलिजन के थ्रू अगर इसे ऊपर भेजा जाए तो अब जो ये s हाफ है, s हाफ, और यहां पे जो हमें 3 लेवल देखने को मिल रहा है, s हाफ,
P हाफ P3/2। तो अब यहां से जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो तीनों लेवल में इक्वल पॉसिबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तो इलेक्ट्रॉन अब तीनों ही लेवल में चला गया, क्योंकि हम कोलिजन के थ्रू भेज रहे हैं तो यहां पे हम डाइपोल सिलेक्शन रूल का यूज नहीं कर रहे हैं। तो फाइनली जो एक बड़ा प्रॉब्लम था कि कैसे इलेक्ट्रॉन को इस स्टेट में भेजा जाए, उसके लिए हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज किया। अब एक और प्रॉब्लम था कि जब वो वापस आएगा तभी वो एक स्पेक्ट्रम देगा, तभी उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकते हैं। लेकिन अब वापस जब आएगा तो एक बार फिर से वो डाइपोल सिलेक्शन रूल का यूज करने वाला है, जहां पे एस हाफ से एस हाफ ट्रांजिशन अलाउड नहीं है। तो यहाँ पे P3/2 की ट्रांजिशन की बात करें या P1/2 की ट्रांजिशन की बात करें, इसके बारे में तो इंफॉर्मेशन हमें डाइपोल सिलेक्शन रूल ही दे देता है, क्योंकि वो फंडामेंटल हमें लाइन बता देता है कि कितना एनर्जी गैप है। लेकिन एस हाफ और एस हाफ के बीच लाइन के बारे में जो दोबारा ट्रांजिशन करके वो ग्राउंड स्टेट में आए, उसको लेकर एक और अरेंजमेंट किया गया। ये जो इलेक्ट्रॉन बीम फ्लो हो रहा है वह आगे चल के टंगस्टन के प्लेट के साथ कोलाइड करता है। अब टंगस्टन के साथ कोलाइड करेगा तो कोलाइड होकर वापस ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। तो यहां पे एक जो प्रॉब्लम थी, अब यहां के जो इलेक्ट्रॉन को वापस कैसे लाया जाए, तो वो कोलिजन के थ्रू एक बार फिर से नीचे आ जाएगा। कोलिजन जब भी होगा, एक बार फिर से आपको याद रखना है कि कोलिजन के लिए हम डाइपोल सिलेक्शन रूल यूज नहीं करते हैं। तो यहां पे वापस वो एस हाफ से एस हाफ के बीच ट्रांजिशन करेगा, क्योंकि उसको ग्राउंड स्टेट में आना है और ग्राउंड स्टेट में एक ही अवेलेबल ऑक्यूपेशन स्टेट है एस हाफ, तो वहीं पे वो आएगा। अब इंफॉर्मेशन कैसे लिया जाए कि उसकी एनर्जी कितनी है, तो जब वो टंगस्टन से कोलाइड करेगा तो टंगस्टन से हमें इलेक्ट्रॉन ऑगर इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में रिलीज होते हुए नजर आएगा। अब इलेक्ट्रॉन जब जो रिलीज हुआ है उसका यदि एनर्जी को हम मेजर कर ले उसके वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग, तो उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि कितना एनर्जी का यह ट्रांजिशन था, उसी के करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ है। तो इस तरीके से हमने एस हाफ और एस हाफ के बीच एनर्जी गैप को फाइंड किया। मैं एस हाफ और एस हाफ के ट्रांजिशन के बारे में इंफॉर्मेशन लिया, जिससे हमें इस स्टेट के बारे में भी इस एनर्जी डिफरेंस कितना है ये पता चल गया, और हमें ऑलरेडी यह इन दोनों पता था, तो दोनों को माइनस करके फाइनली हमें एस हाफ और पी हाफ के बीच एनर्जी गैप के बारे में पता चल गया, जिसकी अप्रॉक्स वैल्यू हमें 0.0353 सेंटीमीटर इनवर्स देखने को मिलती है। तो ये कुछ रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंटल आइडिया था, जिसके थ्रू उन्होंने फाइनली प्रूफ कर दिया कि जो लेवल है सेम G और N वाले, वो डीजेनरेट नहीं होते हैं, बल्कि दो अलग अलग लेवल होते हैं, जिसके कारण हमें बहुत सारी लाइंस देखने को मिलती है। अब इसके बाद हम हाइड्रोजन के फाइन स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे कि लैम्प शिफ्ट के इंट्रोडक्शन के बाद फाइनली हाइड्रोजन के फाइन स्ट्रक्चर में हमें कितने लाइंस एब्जॉर्ब होते हैं। सो फाइनली हाइड्रोजन के फाइन स्ट्रक्चर के लाइन के बारे में बात की जाए कि कितने लाइन को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं जब हमने लैम्प शिफ्ट को इंट्रोड्यूस किया, तो एक बार फिर से हम बामर सीरीज के लाइन के ही बारे में बात करेंगे, क्योंकि वह विजुअल रेंज में होता है। उसको लैब में थोड़ा एक्सपेरिमेंट को पूरा करना और ऑब्जर्व करना थोड़ा सा ईजी रहता है। तो जैसा कि हमें पता है कि बामर सीरीज n=2 से n=3 में देखने को मिलता है। तो n=2 के लिए हमें दो लेवल जो पहले देखने को मिलते थे वो 3 लेवल देखने को मिलेगा। P3/2, अब ये S1/2 P1/2 मीन्स अब ये लेवल डीजेनरेट नहीं रहे हैं, वह एक सेपरेट लेवल बन चुका है, जिसके बीच के गैप के बारे में बात किया जाए 0.0353 सेंटीमीटर इनवर्स देखने को मिलता है। सिमिलरली इस लेवल की बात करें 1 2 3 4, D5/2 D3/2 P3/2 S1/2 P1/2। और इस गैप के बारे में अगर बात किया जाए 0.0105 सेंटीमीटर इनवर्स देखने को मिलती है। अब यहाँ पे हमने लैम्प शिफ्ट को इंट्रोड्यूस किया, क्वेश्चन हो सकता है कि यहाँ पर भी तो किया जा सकता है, तो सिमिलरली आप कर सकते हैं, उसके करस्पॉन्डिंग लाइन भी इंक्रीज होगा, लेकिन ज्यादा सिग्निफिकेंट यही गैप है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे कि लैम्प शिफ्ट को इंट्रोड्यूस कराने के बाद फाइनली हमें कितने लाइन्स देखने को मिलती है। तो एक बार फिर से सिलेक्शन रूल के बारे में बात करें तो हमारा सिलेक्शन रूल कहता है डेल्टा L = ±1
डेल्टा जे इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1। अगर ये इसको भी लिख दिया जाए डेल्टा एस इक्वल टू 0, जहां जे इक्वल टू 0 टू 0 अलाउड नहीं होता है। तो अब एक लाइन हमें d इक्वल टू 5/2 से 3/2 में देखने को मिल रही है। अगर एक लाइन की बात करें तो 5/2 के बाद 3/2 से p 3/2 में देखने को मिलेगी। d 3/2 से हमें p 1/2 में एक लाइन देखने को मिलेगी। सिमिलरली s हाफ की बात करें तो s हाफ से p 3/2 में देखने को मिलेगी। s हाफ से हमें p हाफ में लाइन देखने को मिलेगी। p हाफ से बात करें p हाफ से s हाफ में हमें लाइन देखने को मिलेगी। यहाँ पे कुछ और लाइंस हमें ऑब्जर्व हो सकता है, जैसे बात करें एक तो हमें d 5/2 से p 3/2 में लाइन देखने को मिलेगी। यहाँ पे हम एक ही लाइन को ऑब्जर्व कर सकते हैं। d 3/2 से बात करें तो दो लाइंस देखने को मिलती है, d से एक p 3/2 में और दूसरा p 1/2 में हमें देखने को मिलती है। और यहाँ पे s में ट्रांजिशन नहीं हो सकता क्योंकि डेल्टा l की वैल्यू हमें प्लस माइनस 1 लेना है। अगर p 3/2 से बात करें तो सेम लेवल है, तो p 3/2 से s हाफ में ट्रांजिशन अलाउड होता है। तो एक और हमें ये लाइंस देखने को मिलने वाली है। मीन्स टोटल लाइन की बात करें 3, 4, 7। अगर और देखें तो s हाफ से केवल हमें p 3/2 और p 1/2 दोनों में लाइंस देखने को मिल रही है, और सिमिलरली p हाफ से हमें s हाफ में देखने को मिल रही है। तो इससे एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन और एक लाइन, मीन्स टोटल लाइन की बात करें 7 लाइंस। सो जैसा हमने फाइन स्ट्रक्चर में देखा था कि हमें 5 लाइंस देखने को मिलती है, तो लैंप शिफ्ट को जब इंट्रोड्यूस कराया गया तो वो 5 लाइन नहीं बल्कि 7 लाइंस देखने को मिलती है। तो थोड़ा सा और हम एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट के नज़दीक आ गए, जहां पे हमें मल्टीपल लाइंस देखने को मिल रही थी। हालांकि एक्चुअल कितने लाइंस देखने को मिल रही थी वह 7 से भी ज़्यादा थी, जिसको लेकर हमें फाइनली हाइपर फाइन स्प्लिटिंग के कॉन्सेप्ट को लाना पड़ा। लेकिन फिर भी थोड़ा सा और बेटर हमें रिजल्ट एक्सपेरिमेंटल से देखने को मिला, ज़्यादा मैचिंग रिजल्ट देखने को मिला, क्योंकि नंबर ऑफ लाइंस को हमने फाइनली लैंप शिफ्ट के थ्रू इंक्रीज कर दिया। तो ये कॉन्सेप्ट था लैंप शिफ्ट का, और अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।